निजीकरण हो जाएगा, संस्थान का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो वहाँ पर रिक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन मिलना बंद हो जाएगा। इस समाज ने जो थोड़ी बहुत तरक्की भारतीय संविधान में दिए हुए आरक्षण के प्रावधान के आधार पर की है, वो आरक्षण खत्म होते सार ये समाज फिर उन्हीं जगह पर पहुंच जाएगा जहां से 70 साल पहले इस समाज का सफ़र शुरू हुआ था। सरकार की बातों पर इस विश्वास नहीं करना चाहिए कि सरकार ने जिन लोगों को इनके मंत्रालय आवंटित किए हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं, उनके पास खुद ही डिग्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। पहले इन्होंने स्मृति ईरानी को HRD डिपार्टमेंट दिया, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, वो खुद ही उसके पास डिग्री नहीं है, वो खुद ही ग्रेजुएट नहीं है। आज जिसको वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी हुई है, क्या उसको वित्त मंत्री की पद पर रहने की किसी भी तरीके का कोई अनुभव है? इनका पहला एजेंडा है 2025 में दोबारा केंद्र में अपनी सरकार को बना करके इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद इस देश के अंदर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म करके एक नया संविधान लागू करना। इससे एक तीर से दो निशाने करने के फिराक में है ये। हिंदू राष्ट्र घोषित करके ये मुसलमानों को यहाँ से प्रताड़ित करेंगे और ये आरक्षण का ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान को यहाँ से बदलना चाहेंगे। सर, देश में जो हालात बने हुए हैं अभी लगातार देखा जा रहा है, GDP -24 में चली गई है, कैसे देखते हैं इस सरकार को, क्योंकि 40 साल बाद देश में ऐसे हालात बने हुए हैं? देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं ये कोई नए नहीं हैं। ये हालातों की बुनियाद तो बहुत पहले से ही रख दी गई थी, और जो देश के हालात चल रहे हैं कि कोरोना की आड़ में चल रहे हों, ये सारी स्थितियाँ इस मोदी सरकार के राज में इसलिए चल रही हैं क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर ये सरकार हर तरीके से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। और जैसे ही घिरा हुआ महसूस किया सरकार ने, तो ये तमाम तरीके की चीज़ें उसने जो है पिटारे से निकाल करके बाहर की हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो 70 सालों में काम नहीं हुआ वो इस समय हो गए हैं। हाँ, 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो इस बार हो गए हैं। जैसा आपने बताया, GDP का माइनस जाना, देश के अंदर कोरोना के रूप में पूरे विश्व में ये देश नंबर 1 पर आने वाला है। ये मोदी जी की देन है। पूरे देश के अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दलितों को और मुस्लिमों को पकड़ पकड़ करके पीटा जा रहा है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी देन है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये देन है इस सरकार की। और बेरोजगारी और छात्रों का जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार में चला गया है। नौकरियां करोड़ों की संख्या में हाथ से निकल गई हैं, बच्चे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी देन है और इसको ये उपलब्धि बता करके अपना जो प्रचंड लहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल पूरा जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। और अब धीरे धीरे जनता सचेत होती जा रही है, और जब जैसे जैसे जनता सचेत हो रही है और जो लोग भी भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो लोग इस देश के अंदर बाबा साहब के मिशन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को इनाम देने का काम कर रहे हैं। और इनाम के तौर पर अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले, आप सभी पत्रकार महोदय बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंगना ने, जो एक्टर्स है कंगना रनौत ने, कुछ दिन पहले आरक्षण के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ऐसा भद्दा अपना वक्तव्य दिया था जिससे भारतीय संविधान की मूल आत्माओं को हानि पहुंची है। और उसी का नतीजा ये हुआ कि इस केंद्र की सरकार ने उनको 2 दिन पहले वाई श्रेणी की जो है सिक्योरिटी मुहैया करा दी है। लेकिन तो सर आप इतनी सारी खामियां बता रहे हैं सरकार में, लेकिन सर्वे तो बता रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए, लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ इनकी मशीनों का कमाल है। जो देश के अंदर इनका एक इन्होंने हासिल किया हुआ है टेक्नोलॉजी कि EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ी करो और इस देश पे और यहाँ पर राज करते रहो। इस बार अगर आपको याद होगा, भी कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा करी है कि 2025 के जो लोकसभा के आम चुनाव होंगे उसमें हमारी 404 सीटें आएंगी। पहले 330 डिक्लेयर की थी और इतनी ही आई। उत्तर प्रदेश के अंदर की जब चुनाव हुआ, जब भी आपने देखा होगा कि जितनी सीटों का इन्होंने वहाँ पर अपनी घोषणा की थी,
उतनी ही सीटें उस समय पर भी ये लेकर के आए। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये ईवीएम का घोटाला है और ईवीएम के घोटाले में उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ी है, लोकप्रियता तो घटी है, हर हाल में घटी है। बाकी क्योंकि सारी संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, मीडिया पर कब्जा किया हुआ है, ये तो शुक्र है इस देश का जो ये बची हुई है थोड़ा बहुत कुछ मुद्दे अगर बचे हुए हैं तो हमारे बहुजन मीडिया के साथियों की वजह से बचे हुए हैं, सोशल मीडिया की वजह से बचे हुए हैं। नहीं तो स्ट्रीम मीडिया इस देश का जिस तरीके से बिक चुका है और जिस तरीके से 24 घंटे वो इस केंद्र की सरकार की चापलूसी में लगा हुआ है, वो अगर इसकी जो है लोकप्रियता को बढ़ा करके बढ़ा रहा है और बता रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हमें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और मोदी की लोकप्रियता को हमें बढ़ा हुआ मान लेना चाहिए। सर लेकिन सर ये तो मानोगे ना, विदेश नीति तो मजबूत हुई है मोदी सरकार। नहीं, विदेश नीति क्या मजबूत हुई है? आप देख रहे हैं चीन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वही हाल है कि पाकिस्तान के साथ जब इनको वोटों की ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाना होता है और किसी प्रदेश की राजनीति का चुनाव आता है तो ये एक पत्थर उठा करके पाकिस्तान की तरफ फेंक देते हैं और पूरे मीडिया को उस पत्थर के पीछे लगा देते हैं और सब लोगों का जो है ध्रुवीकरण हिंदुओं के नाम पर करके ये जो है वोट हासिल कर लेते हैं। जहाँ तक विदेश नीति के सवाल है मजबूत होने का, तो विदेश नीति की मजबूती का सवाल तो तब होता अगर इन्होंने विदेशों की टेक्नोलॉजी को अपनाया होता, विदेशों की जो है बाकी विचारधाराओं को अपनाया होता। ये सिर्फ मीडिया का कमाल है। तो सर विदेशी नीतियों को तो अपना रही है, निजीकरण तो ला रही है देश में, अमेरिका मॉडल, आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं फिर निजीकरण। देखिए, निजीकरण तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपवाद है। निजीकरण विदेशों की नीतियों का अनुसरण नहीं है। निजीकरण इस देश के अंदर रिजर्वेशन को रोकने का एक बहुत बड़ा हथियार है और रिजर्वेशन पाकर के पिछले आज़ादी के 70 सालों के अंदर जिन दलितों ने थोड़ा सा विकास किया है, जिन दलितों ने अपने छोटे से छोटे मकान बना लिए हैं, जिन दलितों के आगे आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने आप को सुधार के रास्ते पर ले आई है, जिन बच्चों ने परीक्षाएं टॉप करनी शुरू कर दी हैं, उनसे बौखला करके इस मनवादी सरकारों ने ये मैं बात भाजपा की नहीं कर रहा हूँ, यही काम पहले कांग्रेस ने भी किया था। इस निजीकरण की जन्मदाता इस देश के अंदर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। निजीकरण का सबसे पहला काम जो है, जो प्रधानमंत्री पीछे रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वो वित्त मंत्री होते थे तो ये आधारशिला उन्हीं की रखी हुई थी। निजी सरकार तो सर कह रही है कि निजीकरण से अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। जी नहीं, ये सब कहने की बात है। अगर निजीकरण से अवसर बढ़ते, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन विभागों का निजीकरण इस देश के अंदर हुआ है, वो चाहे कोई भी विभाग हो, वहाँ पर रिजर्वेशन खत्म हो गया है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है रिजर्वेशन का खात्मा, और जब वहाँ पर रिजर्वेशन खत्म हो गया है तो वहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही हैं, वहाँ पर जो मैन पावर ली जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ पिक एंड चूज़ के आधार पर ली जा रही है। और पिक एंड चूज़ के आधार पर देश के बेरोजगारों की नवयुवकों की जो बेरोजगारी है, उसका इतना ज़्यादा लाभ लिया जा रहा है कि 15,000 और 14,000 के ऊपर आउटसोर्स के लड़कों से, जिन्होंने बीए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, बीटेक किया हुआ है, उनसे काम लिया जा रहा है। तो ये एक शोषण हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। और विशेष रूप से इस सब के पीछे जो मानसिकता है वो ये है कि निजीकरण के रास्ते पर चल करके सरकार धीरे धीरे इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर रही है। निजीकरण हो जाएगा, संस्थान का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो वहाँ पर रिक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन मिलना बंद हो जाएगा। इस समाज ने जो थोड़ी बहुत तरक्की भारतीय संविधान में दिए हुए आरक्षण के प्रावधान के आधार पर की है, वो आरक्षण खत्म होते सार ये समाज फिर उन्हीं जगह पर पहुंच जाएगा जहां से 70 साल पहले इस समाज का सफ़र शुरू हुआ था। इसलिए कभी भारतीय संविधान को बदलना, कभी आरक्षण का मिटाना, कभी भारतीय संविधान में की प्रतियों को जलाना, ये सब कार्य इसलिए हो रहा है कि आने वाले समय में ये हर तरीके से इस देश के दलितों को नेस्तनाबूद कर सकें। तो क्या सर आपको लग रहा है देश में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है और इसे बेरोजगारी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पर एक चपरासी की पोस्ट के लिए सरकारी पद पर कहीं रिक्तियां निकलती हैं, वहां जहां क्वालिफिकेशन ही
8वीं पास या 10वीं पास मांगी जाती है, वहाँ MA BA किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए बच्चे भी लाखों की संख्या में अपना आवेदन पत्र देते हैं। तो उनका इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करना इस बात का सीधा सा प्रमाण है कि जहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, उस वैकेंसी की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर 10वीं पास है और चपरासी की पोस्ट है और उस पोस्ट के ऊपर अगर डॉक्टरेट किए हुए लोग अगर आवेदन कर रहे हैं, PhD किए हुए छात्र आवेदन कर रहे हैं, डिग्री और डिप्लोमा किए हुए छात्र अगर आवेदन कर रहे हैं, तो उनका आवेदन करना इस बात का प्रमाण है कि छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी वो युवा जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, जो डिग्री किए हुए हैं, जो PhD किए हुए हैं, जो BTech किए हुए हैं, जो MSc किए हुए हैं, वो भटक रहे हैं और लाचार घूम रहे हैं। लेकिन सर वित्त मंत्री कह रही है तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो सब भगवान की देन है जिस वजह से हालात बने हुए हैं। देखिए, अगर इनकी बातों पर विश्वास करेंगे, अगर ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए और केंद्र की सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पर विश्वास करें, तब तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना यहाँ पर साइंस को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ना संविधान को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नहीं संविधान को मानते हैं, नहीं साइंस को मानते हैं। ये तो जो है गौमूत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये घंटा बजाने पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और अगर इनके अनुसार जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये कुदरती देन ही है, तो फिर सरकार को चुनने का और लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है इस देश के अंदर। तो इनके आधार पर और इनके वक्तव्य के आधार पर कुछ भी कह लेना, कुछ भी मांग लेना, कुछ भी सह लेना, ये सब बेवकूफ़ी है। इसलिए सरकार क्या कह रही है, पहली बात तो ये सरकार की बातों पर क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए सर? सरकार की बातों पर इस विश्वास नहीं करना चाहिए कि सरकार ने जिन लोगों को इनके मंत्रालय आवंटित किए हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं, उनके पास खुद ही डिग्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। पहले इन्होंने स्मृति ईरानी को HRD डिपार्टमेंट दिया, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, वो खुद ही उसके पास डिग्री नहीं है, वो खुद ही ग्रेजुएट नहीं है। आज जिसको वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी हुई है, क्या उसको वित्त मंत्री की पद पर रहने की किसी भी तरीके का कोई अनुभव है? तो ये तो जो कुछ भाषा तय बंद कमरे के अंदर कर लेते हैं, और जो भाषा ये RSS के मुख्यालय में बैठ करके तय कर लेते हैं, उसी भाषा के आधार पर ये सरकार चल रही है। और ये सरकार स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण के आधार पर चल रही है। इसके अलावा इस सरकार का कोई न एजेंडा है और न ही इस सरकार की कोई नीति है। ये देखिए, एक बात मैं पहले भी आपके चैनलों के माध्यम से कहा था और एक बार फिर कहा था, इनका बहुत ही स्पष्ट एजेंडा है। इनका पहला एजेंडा है 2025 में दोबारा केंद्र में अपनी सरकार को बना करके इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद इस देश के अंदर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ख़त्म करके एक नया संविधान लागू करना। इससे एक तीर से दो निशाने करने के फिराक में है। ये हिंदू राष्ट्र घोषित करके ये मुसलमानों को यहाँ से प्रताड़ित करेंगे, और ये आरक्षण का ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान को यहाँ से बदलना चाहेंगे। तो ये पूरी सरकार, इनका पूरा एजेंडा, इनका RSS का पूरा मुख्यालय इसी के ऊपर जो है चल रहा है। और बाकी लोग जो है इनके इस एजेंडे को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो चौतरफा विरोध हो रहा है और जो बहुजन मीडिया ने इसमें अपना रोल अदा किया है, पूरे देश में युवाओं की आवाज़ को उठाने में, किसानों की आवाज़ को उठाने में, महिलाओं की आवाज़ को उठाने में, दलितों पर होने वाले अत्याचारों की आवाज़ को उठाने में, मुसलमानों के साथ होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ जो आवाज़ बहुजन मीडिया ने उठाया है, ये उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है और आनी चाहिए और आएगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और 2024 का जो चुनाव है, 2019 का पहले हुआ था, 2019 के चुनाव में जो है शायद जनता जागे और उनको ये समझ में आए कि निजीकरण के नाम पर, भारतीय संविधान को बदलने के नाम पर, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के नाम पर, जिस तरीके से कोरोना के नाम पर, कंगना के नाम पर, जिस तरीके से भी इस देश के अंदर नीतियां चल रही हैं, ये सब जो है गरीब लोगों को इस देश से बर्बाद करने की नीतियों का प्रतिफल है। और ये सरकार एक ही एजेंडे पर चल रही है कि किस तरीके से यहाँ से गरीब नहीं बल्कि गरीबों को। जो हालात बने हुए हैं देश में, विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, उसकी भी एक वजह है सबसे बड़ी। विपक्ष के कमज़ोर होने का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले विपक्ष भी इसी रास्ते पर चला है। दलित और मुस्लिमों के लिए उनकी अवहेलना करना, उनकी उपेक्षा करना, क्योंकि विपक्ष भी पहले इसी लाइन पर चला है और चल करके अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टुकड़ों में बट चुका है। इसलिए विपक्ष भी उस धारदार आवाज़ से इनमें आवाज़ नहीं उठा पा रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है
कि पार्टी चाहे कोई भी हो, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, मुखिया चाहे कोई किसी पार्टी का रहा हो, वो चाहे देश के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, जिन लोगों ने देश में राजनीति की आड़ में अवैध पैसा और अवैध संपत्तियां इकट्ठी की हैं, उस अवैध संपत्ति को कैसे बचाए रखा जाए, उस आधार पर विपक्ष चल रहा है। क्योंकि जो भी थोड़ा सा बोलता है उसी के पीछे सीबीआई लगा दी जाती है, उसी को जेल में डलवा दिया जाता है, उसी के पीछे ईडी लगाई जाती है। तो फिलहाल जिन देश के नेताओं को इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वो सिर्फ अपनी संपत्तियों की कुर्की को बचाने के लिए चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं। इसलिए निष्पक्ष रूप से जो विपक्ष है वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहा है।